ये सीरीज का सीजन 3 है। इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। सीजन 4 भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी पिछले सीजन के आगे से ही शुरू होती है। हमें पता है कि डीमन एम्पायर ने यहाँ इस वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दिया था और उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए अभी सभी को बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था और बाकी जो डीमन थे जो कि पावरफुल थे वो बाकी लोगों पर हमला कर रहे थे, क्योंकि अब वो भी इसी अर्थ पर आ चुके थे। लेकिन तभी वैंगलिंग आकर एक को रोकता है, लेकिन उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आकर मिसाइल गिराकर उस डीमन को हरा देता है। हम देखते हैं कि उसमें और कोई नहीं बल्कि जू बैठा हुआ था। वो वैंगलिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मदद करे इस वर्ल्ड को जल्द से जल्द वापस से ठीक करने में। वैंगलिंग तुरंत ही फ्रॉगी के पास जाता है। वो लोग फ्रॉगी से हेल्प मांगते हैं। फ्रॉगी अपने टाइम पावर से वहाँ पर फैली हुई डिस्ट्रक्शन को ठीक कर देता है, लेकिन इस चीज में उसकी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चली गई थी और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, स्कूल वगैरह सब फिर से चालू हो गए थे। वैंगलिंग भी अभी स्कूल गया था, वहाँ पर सनरोंग आती है, मगर तभी हम देखते हैं कि अब उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई है जो कि वहाँ से नहीं बल्कि और किसी सिटी से आई है और वो सनरोंग की तरह ही बहुत ही ज्यादा अमीर है। और यहाँ पर आते ही उनके बीच टक्कर होने लगी थी, क्योंकि उन दोनों की फैमिली भी राइवल्स हैं, बिल्कुल टॉम की फैमिली की तरह। अब यहाँ जब उनकी क्लास स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ आती है और एक्सपेक्ट करती है कि उसे सबके ऊपर की पोजीशन दी जाए, लेकिन तभी वहाँ टीचर आकर कहती है कि उसे अपनी क्लास में जाना चाहिए। असल में सनरोंग की जो क्लास है वो इलाइट क्लास है और असल उस लड़की को अभी सिर्फ नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लास मिली हुई है। इस चीज में वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी और बाद में वो अपने साथी को इस चीज की सजा भी देती है कि उसने उसे पहले ये सब बताया क्यों नहीं। वैसे अब वो वहाँ ऊपर से दिखती है कि अभी सनरोंग वैंगलिंग के साथ घूम रही है और अब उसका मेन टारगेट तो सनरोंग ही थी। सनरोंग को बस कैसे भी जेलस फील कराना है और नीचा दिखाना है। इस वजह से वो सोचती है कि क्यों ना वैंगलिंग को टारगेट बनाया जाए। अगर वो वैंगलिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो सनरोंग अपने आप ही जेलस फील करेगी, क्योंकि सनरोंग तो वैंगलिंग को ही पसंद करती है। इसलिए अब वो वैंगलिंग को मेन टारगेट बनाती है। हम देखते हैं कि वो वैंगलिंग के लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट लाती है। उसने बहुत सारे क्रिस्पी नूडल्स लाए थे और जब वो वैंगलिंग को वो ऑफर करती है तो सनरोंग को लगता है कि वैंगलिंग कभी भी इसके लिए उसका दोस्त नहीं बनेगा, लेकिन इसका ऑपोजिट वैंगलिंग वहाँ पर मुंह खोलकर खड़ा हो गया था। सनरोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, पर उसे मेन गुस्सा अभी उस लड़की यूशी के ऊपर आ रहा था। वो उसे चैलेंज करती है फाइट के लिए और यूशी को भी यही चाहती थी कि बस किसी तरह से उनके बीच में फाइट हो सके। यहाँ पर सबसे पहले कंपटीशन होता है, उनका कुकिंग कंपटीशन। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो यूशी को है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी कुकिंग में, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से कई सारे बर्तन को एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करते हुए कई सारी डिशेस क्रिएट करती है। वैसे यहाँ पर जज वैंगलिंग को बनाया गया था। अभी सनरोंग भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो कुछ भी बना रही थी वो जलते जा रहा था और उसे मसालों की भी कोई भी नॉलेज नहीं थी कि किसमें कितना डालना है। लास्ट में हम देखते हैं कि यूशिको का खाना रेडी होता है और वो सारी डिशेस वहाँ वैंगलिंग के सामने लाती है। वैंगलिंग खाना खाता है और नॉर्मल कोई रिएक्शन नहीं देता। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी सभी लोग यूशिको का खाना खाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अब यहाँ पर बारी आती है सनरोंग की। उसने कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन वो एक बर्तन लेके सामने आती है वैंगलिंग के। हम देखते हैं कि उसके अंदर क्रिस्पी नूडल्स का एक पैकेट रखा हुआ था। वो उसमें मसाला मिलाती है और शेक कर वैंगलिंग को दे देती है। वैंगलिंग उसे खाता है तो वैंगलिंग की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और इस चीज में रिजल्ट साबित होते हैं कि सनरोंग इस कंपटीशन में जीत चुकी थी। यूशी को इस बात से गुस्सा थी। वो कह रही थी कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने तो बना बनाया खाना उसे खिलाया है। लेकिन इस पर सनरोंग कहती है कि नहीं, मैंने उसमें मसाले मिलाए थे और वैसे भी ऐसा कोई रूल नहीं था, हमें बस वैंगलिंग को इम्प्रेस करना था। जिसने इम्प्रेस किया वो जीता। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्रॉगी की मदर अभी फ्रॉगी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और जब फ्रॉगी वापस से सोकर उठता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द उसका बर्थडे आने वाला है। वो चाहता था कि फिर से उसकी मदर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, पर अब उसकी पूरी डीमन वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी वहाँ पर वैंगलिंग आता है और वो उसे खाना देता है। फ्रॉगी बहुत ही उदास लग रहा था। यहाँ पर वैंगलिंग उससे पूछता है कि आखिर जब वो अपनी डीमन
ह्यूमन वर्ल्ड में था और छोटा था, तब उसकी मदर उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती थी। अब फ्रॉगी बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो अचानक से बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में बताने लगता है कि कैसे उसका बर्थडे मनाया जाता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद स्कूल में अभी बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही थी। वैंगलिंग उसका ग्रुप वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, तभी क्लासरूम में फ्रॉगी आता है, लेकिन फ्रॉगी को देखकर एकदम से वो घबरा जाते हैं और चीजें छुपाने लगते हैं और इसके बाद फ्रॉगी से कहते हैं कि वो बाहर जाए। साथ ही उसे लिन के साथ भेज दिया जाता है बाहर घूमने के लिए और लिन उसे पूरा दिन बाहर घुमाती रहती है। दूसरी तरफ हम अभी वैंगलिंग को देखते हैं जो कि एक गुफा में आया था एक खास तरीके का अंडा लेने के लिए। वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ अजीब सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमें वो चीजें नहीं दिखाई जाती कि वो क्या थी। लेकिन इसके बाद जब वैंगलिंग अपनी क्लास में वापस लौटता है तो उसके पास वहाँ एक अंडा आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ क्रीम टाइप की चीज लगी हुई थी। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फ्रॉगी को घुमाते हुए थक गई थी, वो बैठे हुए थे, लेकिन तभी फ्रॉगी देखता है कि उनकी क्लास टीचर अभी स्कूल की तरफ जा रही हैं। अब वो जानता था कि स्कूल में वो लोग जो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर टीचर ने उन्हें देख लिया तो टीचर उन्हें वापस घर भेज देगी, इसलिए वो तुरंत ही बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से भागता है। वो लिन से कह के जाता है कि वो वॉशरूम जा रहा है, लेकिन वो वहाँ से सीधा क्लासरूम में भाग गया था। वहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले उस अंडे को देखता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो वही एग है जो कि उसकी मदर लाती थी उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अभी काम दूसरा ज्यादा जरूरी था, इस वजह से वो वहाँ से निकलता है और अपना रूप बदलकर जुओ की तरह बदल जाता है। और जब टीचर वहाँ उस क्लास के अंदर आने वाली थी, इतने में वो वहाँ पर आ जाता है और उनका फोन उन्हें लौटा देता है। असल में क्लास टीचर अभी अपना फोन स्कूल में ही भूल गई थी, इसलिए वो फोन लेकर वापस लौट जाती है। साथ ही यहाँ पर वो उनसे फ्लर्ट भी कर रहा था और जब क्लास टीचर के जाने के बाद वो फाइनली चैन की सांस लेता है। अब हम देखते कि अंडा तो आ गया था, लेकिन अभी उसे गर्म हीट पर पकाना था, लेकिन वो कम हीट पर पक रहे थे जो कि गलत था और इसकी वजह से जिस भी क्रिएचर का अंडा था वो अचानक से क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से वो क्रिएचर बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि अब वो क्रिएचर सीधा ही जाकर चेन के चेहरे पर चिपक गया था और फिर चेन इसके बाद अंडे पर हाथ मारता है और एक और क्रिएचर निकलता है और सीधा गुहा के चेहरे पर फेंक देता है। अब यहाँ पर सनरॉन्ग शॉक थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन असली कारण ये है कि जो क्रिएचर है वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद सनरॉन्ग के चेहरे पर भी उसी क्रिएचर को लगा देते हैं और जब वहाँ पर और भी लोग आते हैं तो वो भी उन्हीं क्रिएचर के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर वैंगलिंग की एंट्री होती है। हम देखते हैं कि क्रिएचर अभी वैंगलिंग के पास आ रहा था, पर वैंगलिंग उसे खत्म कर देता है और फिर इसके बाद वो सभी के चेहरे पर क्रिएचर हटाने लगा था और लास्ट में वो सनरॉन्ग के चेहरे से भी क्रिएचर हटाता है। पर हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से उनका प्लान डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी वहाँ पर फ्रॉगी भी आता है। वो ये देखकर शॉक था कि लेकिन वो चाहता था कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा था इसका प्लान खराब ना हो, इस वजह से वो टाइम को वापस से रिवर्स कर देता है और इस बार सब चीजें सही हो रही थी। वो अंडा भी गर्म हीट पर पकाया जा रहा था और ये लोग भी बाहर से आराम से उसी टाइम पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि लिन और फ्रॉगी जब वहाँ क्लास में एंटर करते हैं तो हैप्पी बर्थडे बोलकर सरप्राइज दिया जाता है, लेकिन ये सरप्राइज और किसी के लिए नहीं बल्कि लिन के लिए था, जो देखकर फ्रॉगी शॉक हो जाता है क्योंकि आज उसका भी बर्थडे था। लेकिन किसी को भी ये बर्थडे याद नहीं था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कुछ दिनों बाद का सीन हमें देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी वैंगलिंग का पूरा ग्रुप यानी कि वैंगलिंग, चैन, गुहा और फ्रॉगी चारों अभी एक जंगल के अंदर घूम रहे थे। यहाँ पर वो स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढ रहे थे और कुछ हब लेने के लिए आए थे। असल में स्पिरिचुअल बीस्ट तो उन्हें बस देखने थे, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ यहाँ पर कुछ पुरानी और ज्यादा रेयर हब ढूंढने आए थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और फ्रॉगी सूंघकर उन्हें उस डायरेक्शन में ले जा रहा था जहाँ पर उन्हें हब मिल सकती हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर उनके पीछे एक गोरिल्ला यानी कि जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग बहुत ही स्पीड से भागते हैं, लेकिन लास्ट में वो एक जाल में फंस गए थे। जाल में असल में फ्रॉगी फंसा था, लेकिन उनको भी वहाँ पर रुकना पड़ा था। हम देखते हैं कि अब वो गोरिल्ला उनके पास आ चुका था, लेकिन इतने में एक अजीब सा स्पिरिचुअल बीस्ट उस पर हमला कर देता है। ये लोग देखकर शॉक थे कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल बीस्ट असल में यहाँ जंगल वगैरह में नहीं मिलता, क्योंकि ये वोल्केनो टाइप के एरिया में पाया जाता है। ये शॉक थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन ये इतना पावरफुल था कि इसने उस गोरिल्ला को
हरा दिया था। बाद में हम देखते हैं कि जब गोरिल्ला हार जाता है तो वहाँ पर टॉम आता है, जो उस गोरिल्ला यानी कि उस स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये जो अजीब सा वोल्केनो टाइप स्पिरिचुअल बीस्ट है ये भी टॉम का है और वो इसका यूज करता है जहाँ जंगल के आसपास जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट हैं उन्हें पकड़ने में। आप इसे थोड़ा पोकेमोन टाइप का भी गेम समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो जिस चीज में उसे पकड़ रहा था वो एक पॉकीबॉल की तरह ही थी। अब ये लोग शॉक थे कि आखिर ये टॉम कर क्या रहा है। इस चीज पर टॉम बताता है कि वो इन्हें पकड़ रहा है, इन्हें अपना पेट बना रहा है। इसके बाद वो चीज में से उस स्पिरिचुअल बीस्ट यानी कि उस गोरिल्ला को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि गोरिल्ला की अब सारी चोट ठीक हो चुकी थी, साथ ही अब वो अटैक भी नहीं कर रहा था और टॉम की हर बात मान रहा था। इस तरह से वो स्पिरिचुअल बीस्ट के ट्रेनर बन सकते हैं। ये चीज देखकर ये लोग शॉक थे, पर गोहाव कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और यहाँ पर वो गुस्सा कर रहा था, लेकिन टॉम उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चेन यहाँ पर गोहाव से पूछता है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे, ये कितनी कूल चीज है और तुम्हें भी पसंद है इस स्पिरिचुअल बीस्ट के ट्रेनर बनना। इस चीज पर गोहाव कहता है कि हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स की एक स्पिरिचुअल बीस्ट शॉप है और वहाँ पर अक्सर वही स्पिरिचुअल बीस्ट आती हैं जिन्हें इस तरह से ट्रेनर छोड़ देते हैं जब वो कुछ काम नहीं आते। तब इसकी वजह से वो इस चीज में दुखी है कि अगर उन्हें पेट बनाया है या फिर उनके साथ रहना है तो हमेशा रहें, जब अपना मतलब निकल जाने के बाद या फिर किसी और पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट के मिल जाने के बाद वो दूसरे को क्यों छोड़ देते हैं। उसकी बात सही थी। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी गोहाव वहाँ आसपास कुछ जालों को देखता है, जैसे जालों में फ्रॉगी फंसा था, सेम वैसे ये टॉम ने ही बिछाए थे जिससे कि वो अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ सके। एक जाल में अभी एक खरगोश भी फंस चुका था, वो लोग उसे आजाद कर देते हैं और समझा जाते हैं कि टॉम सिर्फ पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ता है, कमजोर वाले को इसी तरह से जाल में बंधा हुआ छोड़ देता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है, वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक यूनिहॉर्न दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर बीस्ट है। वो इतनी आसानी से किसी को नहीं दिखता, मगर यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट लगी हुई थी। उनके पास टाइम नहीं था सोचने का, इस वजह से वो उसे उठाकर सीधा ही गोहाव के घर पर ले आते हैं। वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे, वरना वो उसका जल्द से जल्द इलाज कर सकते थे। इस वजह से अब ये फैसला करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो यूनिहॉर्न बीस्ट मारा जाएगा। वो तुरंत ही लग जाते हैं पिल ढूंढने में। पिल नहीं थी, इस वजह से उन्हें पिल बनानी पड़ती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था। पर अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, वो कुछ बैंडेज वगैरह कर देते हैं। वैंगलिंग कहता है कि शायद हम इसे नहीं बचा पाएंगे। अब बाकी लोग डर रहे थे। इस वक्त वैंगलिंग अपनी पावर से उसे हील कर देता है और कहता है कि इसकी चोट अपने आप ठीक हो रही है। ये बात देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक थे, लेकिन खुश भी थे। बाद में वो उसे स्पिरिचुअल वाटर से नहलाते हैं, जिससे कि उसकी जो पावर है वो वापस लौट सके और जो इंजरी इंटरनली लगी थी वो अपने आप ही हील हो सके, और ये काम भी कर रहा था। अब वो लोग इंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर टॉम आ जाता है। उसे खबर लग चुकी थी कि उनके पास एक यूनिकॉर्न बीस्ट है। यहाँ पर आकर वो कहता है कि एक लॉ है, जो भी किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट को पहले चोट पहुंचाता है तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसका होता है। तो यहाँ पर वो उसे मांगने के लिए आया था, पर इस चीज पर चेन को गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं कि यूनिहॉर्न अभी गोहाव के पीछे छिप रहा था, लेकिन अब गोहाव चेन को पीछे करते हुए आगे बढ़ता है और टॉम को चैलेंज करता है एक स्पिरिचुअल बीस्ट के कंपटीशन के लिए। तो इस चीज पर चेन हाँ कर देता है, क्योंकि वो तो चाहता था कि यही हो कि वो फेयरली उस बीस्ट को जीत सके। अब उनमें लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वैंगलिंग और चेन पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल बीस्ट है। इस पर गोहाव कहता है कि हाँ मेरे पास है, और इसके बाद अब वो फ्रॉगी को आगे जाने को कहता है। फ्रॉगी कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, लेकिन वैंगलिंग उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें अभी उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस पर अब वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वो जो यूनिहॉर्न बीस्ट था वो आगे बढ़ते हुए फ्रॉगी को रोक देता है और खुद लड़ने के लिए आगे चला जाता है। वैसे गोहाव ऐसा नहीं चाहता था, अब वो उसे समझा रहा था, लेकिन वैंगलिंग कहता है कि नहीं, इसे जाने दो। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होती है। वो जो टॉम का बीस्ट था वो वोल्केनो टाइप बीस्ट, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से यूनिहॉर्न बीस्ट हार रहा था। पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग उसी वक्त अचानक से उस यूनिहॉर्न बीस्ट के ब्लड में अपना डीएनए की कुछ ब्लड ड्रॉप डाल देता है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो आसानी से ही उस वोल्केनो टाइप बीस्ट को हरा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसका पूरा रूप भी बदल चुका था और अब वो पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था, और साथ ही साथ अब वो बहुत ही ज्यादा क्यूट भी दिख रहा था। इसलिए अब ये लोग उसे स्कूल ले जाने का डिसाइड करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि यूशिको हर बार की तरह बहुत ही ज्यादा स्टाइल के साथ वहाँ पर एंट्री लेती है, जिससे कि सभी का अटेंशन उसकी तरफ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी गोहाव और बाकी
उस यूनिहॉर्न स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने साथ स्कूल लेकर आए थे। सभी स्टूडेंट उसी बीस्ट के साथ खेल रहे थे और सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। इस वजह से कोई भी यूशिको के ऊपर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फ्रॉगी डिसाइड करता है कि वो उस यूनिहॉर्न बीस्ट को खा जाएगा, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। इसका मतलब उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगी। तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ रहा था, इसी वक्त वैंगलिंग उसे रोक देता है। वैंगलिंग को डाउट था कि फ्रॉगी फिर से ऐसा कुछ कर सकता है। इस वजह से वो आसपास वहाँ पर एक सर्कल बना देता है जो कि बहुत ही पावरफुल था और एक तरह से शील्ड की तरह था। अब हम देख कि कुछ देर बाद यूशिको वहाँ पर आती है उस यूनिहॉर्न बीस्ट के लिए, लेकिन अब वो जब आगे बढ़ रही थी तो अचानक से वैंगलिंग का बनाया हुआ वो सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से वो दूर फिक जाती है। वो एक पेड़ के ऊपर जाकर गिरी थी। बाकी सभी बाहर देखते हैं कि ये ब्लास्ट किसी कारण से हुआ है, लेकिन वहीं पर वो यूशिको को नहीं देखते क्योंकि इस वक्त वो पेड़ के ऊपर गिरी थी। अब हम देखते हैं कि लंच के बाद सभी फिर से उस स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ खेलने लगे थे। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को लेकर आना गलत है और ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जब वो वहाँ पर यूनिहॉर्न बीस्ट को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। दूसरी तरफ अभी यूशिको बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसे कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन अब वो उस यूनिहॉर्न बीस्ट के पास नहीं जा सकती थी। इस वजह से वो वहाँ से एक गोली फेंकती है। ये खास तरह की गोली थी जिसके अंदर एक दवाई मिली हुई है। इसे खाते ही उसे स्पिरिचुअल बीस्ट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्लास से भी उसे बाहर देखा जा सकता था। इस वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि ये क्या हुआ। वैसे इसके बाद वो वहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज भी पहुंचा रही थी क्योंकि जब वो छलांग मारती तो वहाँ से के नीचे की टाइल्स टूट रही थी। ये चीज देखते हुए सर पहले तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये एक एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट है तो ये इसकी खासियत है कि इसका साइज इतना बड़ा हो सकता है, मगर बाद में वो उन्हें भी गुस्सा दिलाती है उनके ऊपर पॉटी करके, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है। मगर फिर वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं और उनके स्कूल में जो जिम एरिया है वो उसे वहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं। वैंगलिंग और उसका ग्रुप उसे वहाँ से छोड़कर बाइक लेकर जाता है। तभी वहाँ पर यूशिको आ जाती है। तो वो अभी अपने सारे साथियों के साथ यहाँ पर आई थी और एक क्रिस्टल लेकर आई थी, एक खास तरीका क्रिस्टल जो कि किसी भी बीस्ट का साइज बड़ा कर सकता है। बीस्ट ही नहीं बल्कि किसी भी चीज का। ये यहाँ पर इसका यूज करने वाली थी, लेकिन वो यूनिहॉर्न बीस्ट जानती थी कि ये कुछ गलत है। इस वजह से वो उस क्रिस्टल को ही खाई जाती है। ये चीज देखकर यूशिको बहुत ही ज्यादा शॉक थी क्योंकि वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा कीमती था। पर बाद में उस यूनिहॉर्न बीस्ट का साइज बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि यूशिको ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो अब एक मॉन्स्टर की तरह हो गई थी। दूसरी तरफ वैंगलिंग और गोहाव अभी स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए खाना लेकर आ रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। जिम भी टूट चुका है और अब वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। असल में वो एक मेल है। वो वहाँ से भागते हुए सिटी की तरफ आया था हमला करने के लिए और सभी जगह डिस्ट्रक्शन फैला रहा था। जो मैजिक स्वॉर्ड टीम थी वो भी वहां पर आ चुकी थी उसे रोकने के लिए। गोहाव ने अटैक नहीं करने दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये मॉन्स्टर बुरा नहीं है, वो नहीं रोकता है, लेकिन इतने में वो यूनिहॉर्न बीस्ट उसे ही खा जाता है और अब वो उसके पेट में चला गया था। वैंगलिंग देखता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है। इस वजह से वैंगलिंग फ्रॉगी के गले से वो स्कार्फ हटाकर उसे अपनी असली फॉर्म में आने के लिए कहता है। वो डीमन किंग फॉर्म में आता है और तुरंत सिटी के बीच में आ जाता है। यहाँ पर वैंगलिंग कहता है कि तुम्हें इसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखना होगा। अब जैसे ही यूनिहॉर्न बीस्ट उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, फ्रॉगी उसे खा जाता है और उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो यूनिहॉर्न बीस्ट फिर से छोटा हो गया था और साथ ही उसने अपने मुंह से गोहाव और वो क्रिस्टल को बाहर निकाल दिया था। लेकिन बाद में वैंगलिंग उस क्रिस्टल को तोड़ देता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंगलिंग अभी एक मार्केट से होकर जा रहा था। उसे वहाँ पर एक लड़की की तलवार दिखती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, पर तभी वो उस स्वॉर्ड को ज्यादा देर नहीं देख पाता और वहाँ से ले जाया जाता है। अब हम तभी के टाइम पर एक दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस में एक लड़की जो कि सामुराई की तरह हेड पहने हुई थी और यहाँ पर वो कई लोग से फाइट कर रही थी। वो सभी को हरा देती है बहुत ही ज्यादा आसानी से और इसी की कहानी अभी हर तरफ फैल रही थी। लेकिन जब स्कूल में यही कहानी फैलती है तो वहाँ पर एक स्कॉल
कंपटीशन कराया जाता है, जिसमें अभी हम देखते हैं कि चैन और वैंग लिंग की फाइट होने वाली थी। चैन इस वक्त अपने फादर की बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा बड़ी पावरफुल स्वॉर्ड लेकर आया था। वो यहाँ पर वैंग लिंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो किसी और के साथ फाइट कर सकते हो, पर वैंग लिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके पास बस वो लड़की की छोटी सी स्वॉर्ड थी। चैन कहता है कि मुझे माफ करना अगर ये टूट जाए तो, और उसके बाद वो लड़ना स्टार्ट करते हैं। वैंग लिंग उससे लड़ रहा था तो उसे कुछ करना ही था, लेकिन चैन को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और लास्ट में चैन की वो स्टील की स्वॉर्ड भी बीच में से बैंड हो जाती है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, जबकि वैंग लिंग ने अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा है। वैसे वैंग लिंग भी यहाँ पर शॉक था क्योंकि उसे इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करना था। पर अब हम भी देखते हैं कि वहाँ पर सनरोंग आ जाती है और उसकी फाइट भी अभी वैंग लिंग से होनी थी। वो जब अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो और अपनी 12 शॉट के एक साथ फेंकती है, तो यहाँ पर वैंग लिंग उन्हें बहुत ही स्पीड से रोकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी तलवारें अचानक से वैंग लिंग की तलवार के साथ चिपक गई थी और निकल नहीं रही थी। वैंग लिंग उन्हें नीचे गिरा देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक थे कि इसके बाद चेंग कोशिश करता है वैंग लिंग की वो लकड़ी वाली तलवार उससे निकालने की, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा था। अब लिन यहाँ पर बताती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी तलवार अब स्पिरिचुअल स्पीड अवेकिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिस तरह से सनरू ने अभी अपनी स्पिरिचुअल स्पीड को अवेकन किया था, यानी कि स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि अवेकन किया था, उस तरह से वैंग लिंग की भी वही स्टेज चल रही है। इस वजह से उसकी तलवार अभी उसे उसके कंट्रोल में नहीं है और थोड़ी अग्रेसिव हो रही है और ज्यादा पावर रिलीज कर रही है। वैंग लिंग ये बात सुनकर शॉक था, लेकिन फिर लिन कहती है कि इसका एक सॉल्यूशन है। असल में उसकी सिस्टर इसी काम का दाम संभालती है, वो एक स्वॉर्ड स्पेशलिस्ट है। अगले सीन में वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी चेन, गोहाओ सब उनके साथ थे। चेन अपनी तलवार लेकर आया था जिससे कि वो उसे ठीक कर सके। अब लिन की सिस्टर वहां पर मिलती है उन्हें और चेन सबसे पहले कहते हैं कि क्या वो उसकी तलवार को ठीक कर सकती है। अब वो उन्हें अंदर बुलाती है। एक छोटे से हैमर से वो चेन की तलवार को ठोकते हुए कहती है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। तभी वैंग लिंग अपनी तलवार को उन सभी तलवारों से निकालता है, लेकिन उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है और सीधा जाकर लिन की सिस्टर से चिपक जाती है। वो लोग शॉक थे कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद जब लिन की सिस्टर उस तलवार को देखती है तो वो कहती है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज हो रहा है। उन्हें अभी तक किसी तलवार में इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स महसूस नहीं किया। अब जब वो ये सब बता रही थी तभी वहाँ पर जुओ आता है और यहाँ पर आकर वो पहले तो सभी स्टूडेंट से पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि अभी लिन की सिस्टर से मिलने के लिए आए हैं। अभी जुओ बताते हैं कि उन सभी की तलवार खराब हो चुकी है, ऐसा उस व्हाइट ड्रेस वाले स्वॉर्ड मैन के कारण हो रहा था। ये बात देखकर वो लिन की सिस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वो बताते हैं कि वो जो स्वॉर्ड मैन है वो अपनी तरफ से हर तलवार खींचकर उसे बैंड कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें कॉल आता है जिस पर उन्हें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड मैन अभी मार्केट में देखा गया है। कुछ मैजिक स्वॉर्ड के ग्रुप के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भी वहां पर बुलाया जा रहा था, लेकिन उनकी तलवार खराब है। वैंग लिंग का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाकर उनकी हेल्प करेगा। अब चेन की तलवार खराब थी, इस वजह से यहाँ पर गोहाओ, सनरोंग और लिन तीनों उससे फाइट करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर लेकिन वो अकेला ही स्वॉर्ड मैन उन पर भारी पड़ रहा था। वैंग लिंग डिसाइड करता है कि वो भी अपने दोस्त की मदद करेगा, इसलिए वो अपनी तलवार लेने की कोशिश करता है, पर वो तलवार अभी भी लिन की सिस्टर से चिपकी हुई थी और निकल नहीं रही थी। वैंग लिंग बहुत ही कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं होता। बाद में लिन की सिस्टर ही उस तलवार से कहती है कि तो वो मान जाता है, मतलब वो तलवार के अंदर जिस लड़की की स्पिरिट है वो मान जाता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ रहा था सीधा उस स्वॉर्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन वो स्वॉर्ड मैन जैसे ही सामने देखता है तो हमें पता चलता है कि वो लड़की है। असल में वो वैंग लिंग की तलवार की जो स्पिरिट है वो उसकी सिबलिंग है, यानी कि बहन है। इसके बाद वैंग लिंग उन्हें एक ही तलवार में कंबाइन कर लेता है। वही देखकर शॉक था, मगर यही वो तलवार थी जिसे उसने बचपन में मार्केट के अंदर देखा था। इसके बाद अब यहाँ से फिर से चेन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी एक ट्रेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज को लेकर जा रहा था। इस वजह से वहाँ पर मैजिक स्क्वाड ग्रुप के कैप्टन यानी कि जुओ को भी बुलाया गया था उस खास चीज की रक्षा करने के लिए। लेकिन तभी कुछ लोग
वहाँ पर आते हैं और उस खास चीज को चोरी कर लेते हैं। जुओ उनके पीछे भागता है, लेकिन इतने में वो उस ट्रेन के डिब्बे को दूर कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक व्हाइट हेयर में एक आदमी आकर जुओ से कहता है कि कहीं तुम इस चीज को तो नहीं ढूंढ रहे। असल में उस आदमी ने उस चीज को पहले ही बदल लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग उस चीज को चोरी करके लाए थे अपने लीडर को दिखाने के लिए, तभी वो चीज वहाँ पर ब्लास्ट कर जाती है और वो डब्बा उड़ जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं वैंगलिंग के पास। हम देखते हैं कि इस वक्त वो कुछ बच्चों के साथ कार्ड्स गेम खेल रहा था। ये खास स्पिरिचुअल कार्ड्स गेम था जिसमें स्पिरिचुअल कार्ड का लेवल ज्यादा होगा वो जीता मान जाएगा, लेकिन वैंगलिंग हर बार हार रहा था। असल में ये कार्ड कुछ क्रिस्पी नूडल्स के पैकेट के अंदर निकलते हैं, लेकिन वैंगलिंग का कभी तक कोई भी रेयर कार्ड नहीं मिला था। अब हम एक ऑक्शन में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त बिल्डिंग चल रही थी। एक चीज थी जो कि धीरे धीरे अपने दाम बढ़ाते जा रही थी, वो बहुत ही महंगे दाम पर बिकती है। यहाँ पर अभी जुओ को वो व्हाइट वाला लड़का जिसका नाम थंडर है वो भी बैठा हुए थे। असल में वो उस खास चीज को ही लेकर आए थे, वो भी यहाँ पर आज सेल होने वाला है। अब हम दूसरी तरफ वैंगलिंग को देखते हैं जो कि इसी वक्त बहुत सारे क्रिस्पी नूडल्स के पैकेट खोल रहा था जिससे कि उसे कुछ रेयर कार्ड मिल पाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब इस तरफ हम वापस आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ बहुत अजीब अजीब टाइप की चीजें दिख रही थी, जैसा कि एक पेंट जो कि बुलेट प्रूफ थी, ना उसमें बुलेट लग सकती थी ना किसी की डीमन की अटैक से कुछ हो सकता था, और वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महंगे दामों पर बिकता है। लेकिन अब मेन चीज आती है, जिस चीज को जुओ अपने साथ लेकर आया था वो यहाँ पर सामने आती है और सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। थंडर जुओ को बताता है कि असल में ये इतना खास इसलिए है क्योंकि इससे एक विश जो कि हम मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। जुओ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। अब उसकी बिल्डिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले बिड 15 मिलियन की लगाई जाती है, जिससे ओवरटेक कर 16 मिलियन कर दिया जाता है और अभी कंपटीशन बन चुका था। टॉम की फैमिली और साथ ही सनरॉन्ग की फैमिली के बीच वो कोई भी हार मान नहीं रहा था। धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था और वो 15 मिलियन की चीज अब धीरे धीरे पहुंच गई थी 45 मिलियन। लेकिन तभी यहाँ पर जुओ को एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है, लेकिन जो भी था वो उसे बिड लगाने को कहता है और जुओ यहाँ पर सीधा 87 मिलियन की बिड लगा देता है। ये इतनी ज्यादा थे कि इसे ओवरटेक करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। वो चीज सेल कर दी जाती है और जुओ को दे दी जाती है। बाद में जुओ उसे लेकर भागता है सीधा उस पर्सन के पास जिसके लिए उसने उसे खरीदा था। हम देखते हैं कि थंडर उसका पीछा कर रहा था क्योंकि उसे भी उस मेन चीज की सेफ्टी का ख्याल रखना था। अब वो यहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जुओ इस वक्त उस चीज को एक बच्चे को दे रहा है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वैंगलिंग था। वैंगलिंग उसे ले लेता है। थंडर सोच रहा था कि वैंगलिंग अभी भी इसे तोड़ नहीं सकता क्योंकि इस पर एक खास सील लगी हुई है, लेकिन वैंगलिंग उसे नीचे पटकते हुए उसे बड़े आराम से तोड़ देता है और जैसे ही वो टूटता है तो उसके अंदर से एक डीमन निकल कर आता है। वो डीमन वैंगलिंग से उसकी एक इच्छा पूछता है। वैंगलिंग कुछ भी मांग सकता था। वैंगलिंग यहाँ पर कहता है कि वो डीमन अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा रेयर या फिर कह लो कि लेजेंडरी स्पिरिचुअल कार्ड में ट्रांसफॉर्म कर ले। अब वैंगलिंग के पास एक स्पिरिचुअल कार्ड आ चुका था और अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन इस चीज पर जुओ और साथ ही साथ थंडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। अब सीन चेंज होता है। कुछ दिनों बाद का सीन हम देखते हैं कि अभी वैंगलिंग और गोहाव दोनों ही हाईवे पर ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ से बाइकर बहुत ही ज्यादा तेज बाइक लेकर चलाते हुए आते हैं। ये देखकर गोहाव गुस्सा था। वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन अब वो जो अभी राइडर वो वहाँ पर वापस लौट कर आने लगा था। गोहाव डर गया था, लेकिन वो देखता है कि ये तो चेन है। चेन ने यहाँ पर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी और कुछ और ही पहन रखा था। असल में ये एग्जॉर्सिस्ट ग्रुप के ड्रेस हैं। गोहाव पूछता है कि तुमने ये क्यों पहन रखी है, तो चेन बताता है कि उसने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। वो ये बात सुनकर शॉक थे। वो कहते हैं कि तुमने एक फॉरेनर ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया, लेकिन इस पर चेन कहता है कि वो बहुत ही अच्छा है। बाद में जब चेन स्कूल पहुंचता है तो सभी लोग उसे देखकर शॉक थे और उसका एटीट्यूड भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर था। तभी वहाँ पर टीचर आती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उससे कहती है कि उसने ड्रेस क्यों नहीं पहनी और वो उसे डांट रही थी। बाहर अभी वैंगलिंग और सनरॉन्ग और गोहाव चिंता कर रहे थे आखिर चेन ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर सनरॉन्ग कहती है कि गलत होगा, लेकिन हमें उसके फादर को बता देना चाहिए, शायद वो उसे समझाएंगे। लेकिन गोहाव कहता है कि नहीं, उसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। लेकिन बाद में वैंगलिंग एक दूसरा प्लान के साथ सामने आता है। वो कहता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। वो लोग पूरा प्लान बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस एग्जॉस्ट ग्रुप की सच्चाई चेन के सामने ला सकें, और इसके लिए अभी सनरॉन्ग अकेले आगे जा रही थी। वहाँ पर दो ग्रुप मेंबर्स खड़े हुए थे। उन्हें
उन्हें लगा कि वो सनरोंग को परेशान करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो मेंबर्स सनरोंग को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं और एक लड़का तो वहाँ पर कोट उतार के नीचे डाल देता है, जिससे कि वो नीचे पड़ा गंदा पानी सनरोंग की चप्पलों पे ना लगे। सनरोंग वहाँ से चली जाती है। वैंगलिंग और गोहाओ देखकर शौक थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी एक ओल्ड लेडी रास्ता पार करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर चेन आता है। वो उनकी हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी फिर ये दोनों ग्रुप के मेंबर्स वहाँ पर आकर उसे रोकते हैं। इतने में ही वो लेडी अचानक से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो दोनों लड़के चेन को बचाने के लिए उससे लड़ते हैं, लेकिन वो लेडी डीमन उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। लेकिन अब वहाँ पर वैंगलिंग और गोहाओ आ चुके थे। वो भी चेन की मदद करते हैं और बाद में उन लोगों से उस लेडी डीमन को हरा देते हैं। वैंगलिंग, सनरोंग और गोहाओ तीनों ही यहाँ पर चेन से माफी मांग रहे थे उसके ग्रुप के मेंबर्स पर शक करने के लिए, लेकिन इस चीज पर चेन के ग्रुप के वो दोनों मेंबर्स कहते हैं कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। वैसे भी वो फॉरेनर है तो कोई उन पर भरोसा नहीं करता। क्यों उन्होंने पहले मैजिक स्वॉर्ड वालों को भी फोन लगाया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये लेडी असल में एक डीमन है, लेकिन वो लोग भी नहीं आए क्योंकि वो लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर ये लोग ऑफर देते हैं सनरोंग और गोहाओ को उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन वो माफी मांगते हैं वैंगलिंग से ये और कहते हैं कि हम तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही पतले हो और तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगते, इसलिए अगर तुम किसी भी डीमन से फाइट करोगे हमारे साथ मिलकर तो तुम्हें चोट भी लग सकती है या फिर तुम मारे भी जा सकते हो। वैंगलिंग को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इन सब चीजों के बाद रात में हम देखते हैं कि चेन अभी वैंगलिंग के पास आया था और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, उन लोगों ने तुमसे ऐसा कहा कि तुम कमजोर हो, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ये भी कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, लेकिन इस चीज पर वैंगलिंग कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि वो ऐसा चाहता नहीं था। लेकिन फिर चेन उसे जबरदस्ती उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एग्जॉसिस्ट ग्रुप का अड्डा था। वहाँ पर आने के बाद चेन देखता है कि वो लोग अभी डीमन से डील कर रहे हैं। ये सभी डीमंस उनके कहने पर ही आकर सिटी में हमला करते थे और वो लोग उन्हें रोककर सिटी के लोगों के बीच ट्रस्ट खड़ा करते थे। चेन ने ये देख लिया था, इसलिए चेन उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। वो चेन को पकड़ लेते हैं और उस पर एक पावर का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से वो उनके कंट्रोल में आ जाता है। वैंगलिंग भी वहीं पर आ चुका था। वो वैंगलिंग से जाने को कह रहे थे, लेकिन इतने में चेन अपना कंट्रोल खो देता है। पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंगलिंग बहुत ही आराम से उन सभी डीमंस को हराने लगा था। अब चेन उस पर जब हमला करता है तभी वैंगलिंग अपनी पावर से उसके अंदर से उस पावर को, जो कि डीमन पावर थी, उसे बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर चेन नीचे गिरने वाला था, लेकिन वैंगलिंग पहले ही लेट जाता है और उसे ऐसा दिखाता है कि जैसे कि उसे चोट लग गई हो। चेन देखकर शॉक था कि यहाँ पर क्या हुआ, तो इस पर वैंगलिंग कहता है कि तुमने तो सभी को हरा दिया और मुझे बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ुओ को अभी डाउट हो चुका था कि उस एग्जॉसिस्ट टीम का इन डीमंस के साथ कोई रिलेशन है। इस वजह से वो वहाँ पर उनके घर के बाहर आता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत ही सारे डीमन है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम में फंस चुका था क्योंकि अभी तक सिर्फ उसे डाउट था, लेकिन अब ये बात सच थी। तो यहाँ पर अकेले वो कितनों से लड़ता, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वैंगलिंग आ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद कि अभी वो मैजिक स्वॉर्ड टीम वहाँ पर आई थी, लेकिन वो जाकर देखते हैं कि सारे डीमंस ऑलरेडी हार चुके हैं। यहाँ पर वो ज़ुओ को देखते हैं और वैंगलिंग फिर से ज़ुओ की याददाश्त भुलाकर चला गया था और उसे ऐसा महसूस करवा गया था जैसे कि उसी ने उन सभी को हराया हो। वैसे हम तभी नोटिस करते हैं कि अभी वहाँ पर दूर को ये सब चीज रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद कुछ दिनों बाद ज़ुओ के इन सभी चीजों को देखते हुए, जैसा कि उसके सभी कामों को देखते हुए उसे अवार्ड दिया जा रहा था जहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे। ज़ुओ वहाँ पर जाकर कहता है कि डीमंस पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। कुछ डीमंस अच्छे भी हैं जो कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन कुछ बुरे हैं जो अच्छे से कहने पर नहीं मानते। इस वजह से उनके लिए भी जेल बनाए जा रहे हैं और जो नहीं मानेंगे उन्हें रोका जाएगा। लेकिन अब जब वो ये सब कह रहा था उसी समय वहाँ पर लाइट ऑफ आ जाती है और सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाने लगती है। ये वीडियो ज़ुओ का ही था। हम देखते हैं कि अभी अभी डीमंस उसे मार रहे थे। लास्ट में एक बहुत खतरनाक तेज लाइटनिंग हवा से गिरती है और सभी डीमंस को मार देती है और वहाँ पर हम वैंगलिंग को देखते हैं, लेकिन उसने अभी अपना सर ढक रखा था जिस वजह से किसी ने उसे पहचाना नहीं था। पर अब सभी समझ गए थे कि ज़ुओ अभी तक जो कर रहा था वो असल में झूठ था। इस वजह से सब गुस्सा होने लगे थे। हमें पता चलता है कि ये सब अभी यूशिको कर रही थी, उसने ये सब रिकॉर्ड करवाया था और यहाँ पर उसी ने इन सभी को ये चीज दिखाई थी। अब इस चीज से हालत बहुत ही बिगड़ जाते हैं। इस सिटी के बाकी के लोग भी, रिस्पेक्ट दूसरे सिटी के लोगों में भी कम हो गई थी क्योंकि ज़ुओ उनकी सबकी
की सिटी की प्रोटेक्शन का ख्याल रखता था, वैसे कुछ लोगों को भी अभी जुओ पर पूरा भरोसा था, जैसे वैंगलिंग को भी। सभी दोस्त वो जुओ पर अभी भी भरोसा करते थे, पर कंडीशन बिगड़ने के कारण जुओ मैजिक स्वॉर्ड ग्रुप से वहाँ के जो लीडर हैं वो जुओ को अपने पास बुलाते हैं। जुओ उनसे कहता है कि वो नहीं चाहता है कि जिसने भी ये वीडियो लीक करा है वो उसको ढूंढे। वैसे जुओ बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि वैंगलिंग जब उसकी याददाश्त भुला देता था उसे भी यही याद आता था कि उसी ने उन सभी को हराया है। लेकिन अब जुओ भी समझ चुका था कि ये तो गलत है, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे क्रेडिट मिल रहा है इतने टाइम से। वो कहता है कि उस बंदे को ढूंढो जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर जो चीफ थे वो कहते हैं कि नहीं, उनके हिसाब से उसे अभी एक लंबे वेकेशन पर चले जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो उसकी तलवार भी ले लेते हैं, जो कि उसे मैजिक स्वॉर्ड ग्रुप का मेंबर या फिर कह लो कि लीडर होने का सबूत है। अब जुओ उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक लंबे वेकेशन के बाद वापस आएगा। अब वो जब बाहर गया था तो वहाँ पर वो देखता है कि उसके पास अपनी कार की चाबी नहीं है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो वो बाकी लोगों को देखता है कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में जुओ एक बुरा कैप्टन नहीं था, लेकिन बात ये थी कि वो लोग की प्रोटेक्शन और काम को पहले रखता था। इस वजह से ये सब खुश थे कि उनका जो ऐसा बॉस जो कि हमेशा काम काम करते रहता है वो चला गया, अब वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जुओ ने ये सब देख लिया था और अब इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। अब वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए, लेकिन वो देखता है कि अगर रास्ते में भी वो किसी दुकान पर रुकता है तो वहाँ पर भी कोई उसे रिस्पेक्ट से नहीं बात कर रहा था, यहाँ तक कि लोग दुकान बंद कर रहे थे और उससे बोल तक नहीं रहे थे। वो बहुत ही दुखी था। तभी वो एक लड़के को जाता हुआ देखता है जिसकी पूंछ दिख रही थी। वो समझ जाता है कि ये कोई डीमन है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि असल में वो उनके जाल में फंस गया है। वो डीमन उसे यहाँ बुलाकर खत्म करना चाहता था। वो उस पर हमला कर रहा था, लेकिन इतने में ही वैंगलिंग वहाँ पर आकर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से वो डीमन और साथ ही उसका जो साथी डीमन था वो भी वहाँ पर मारे जाते हैं। अब मौसम भी ठीक होने लगा था। हम देखते हैं कि वैंगलिंग आगे बढ़कर अभी जुओ की वो सारी मेमोरीज मिटाने वाला था, लेकिन जुओ कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो। वो कहता है कि तुम्हें थे ना जो हमेशा से मेरी मेमोरीज को मिटा दिया करते थे। बाद में वो साथ में बैठकर बात करते हैं। जुओ कहता है कि सभी लोग सही कह रहे थे, वो सच में एक चीटर है, उसने किसी को नहीं हराया, लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट उसे ही मिला। लेकिन इस पर वैंगलिंग कहता है कि नहीं, मैं क्रेडिट तो किसी को भी दे सकता था, लेकिन तुम्हें मैंने जानबूझकर चुना क्योंकि बाकी सबसे तुम अलग हो। तुम्हारे पास भले ही उन सभी मॉन्स्टर्स को हराने की पावर नहीं थी, लेकिन तुम फिर भी बिना डरे उनसे लड़े। इस वजह से मुझे लगा कि सिटी में सबसे ज्यादा काबिल तुम ही हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्रेडिट दिया। इस पर अब जुओ कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वैसे भी सभी को पता चल चुका है और अब कोई भी उस पे कभी भरोसा नहीं करेगा। वैंगलिंग उसे अब एक और चॉइस देता है। वो उसके सामने 2 पिल्स रख देता है और कहता है कि इनमें से एक अगर तुम रेडी वाली चुनते हो तो इससे मैं सभी की मेमोरीज मिटा दूंगा कि 2 दिन में क्या हुआ। और ऐसे में वो पूरा वर्ल्ड की मेमोरीज भी बात कर रहा था, और ऐसे वो पूरे वर्ल्ड की मेमोरी की बात कर रहा था। और दूसरी जो ब्लू पिल थी उससे भी बाकी सब चीज सॉल्व हो सकती थी, लाइक मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई प्रॉब्लम आकर जुओ खुद उसे ठीक करता है, जिससे सभी की नजरों में वो फिर से वैंगलिंग बन सकता था। पर जुओ उन दोनों ही पिल को मना कर देता है कि नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और वो अब ट्रैवल पर जाता है, जो कि उसे वेकेशन की छुट्टी मिली थी, उसके लिए कहीं दूर जाने का डिसाइड करता है। वो सोचता है कि ये सब मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। अब वो निकल चुका था। दूसरी तरफ यूशिको बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो चाहती थी यही कि जुओ यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसका जो प्लान था उसके बीच में जुओ आने वाला था। अब उसका प्लान कामयाब हो गया था। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं कि असल में एक फंक्शन होने वाला है। उसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसके लिए किसी का एक पार्टनर को साथ में लेकर जाना जरूरी था। गोहाओ चैन अभी बैठकर बात कर रहे थे। गोहाओ कह रहा था कि वो यूशिको को मनाएगा, क्योंकि वैसे भी यूशिको इस सिटी में नहीं है, तो उसका कोई दोस्त तो है नहीं, तो वो शायद हाँ कर दे। और चेन कह रहा था कि वो सनरोंग से बात करेगा। अब वो दोनों निकल जाते हैं। शाम को उनकी मुलाकात होती है और वो दोनों ही बहुत ही दुखी थे, क्योंकि यूशिको ने साफ मना कर दिया था और सनरोंग ने भी वैंगलिंग को मना लिया था और वैंगलिंग ने हाँ कर दी थी। बाद में वो लोग फैसला करते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर बनकर उस पार्टी में जाएंगे। ये पार्टी असल में सनरोंग की फैमिली करवा रही थी। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब इस चेन तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, इसलिए गोहाओ पहले पहुँच गया था। वो वहाँ पर वैंगलिंग को देखता है, लेकिन उसके साथ सनरोंग नहीं थी। वो कहता है कि तुम अंदर एंटर कैसे करोगे, लेकिन इतने में सनरोंग सामने आकर उसे डायरेक्ट एंट्री के लिए कहती है। वैंगलिंग तुरंत ही वहाँ अंदर चला जाता है। अब सभी लोग मस्त वहाँ मार्केट में घूम रहे थे,
तभी सनरोंग कहती है कि उसे उसके ग्रैंडफादर से मिलना चाहिए। वैंगलिंग हाँ नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर किसी क्रिस्पी नूडल्स भी मिलेंगे, तो वैंगलिंग तुरंत ही मान जाता है। अब वो वहाँ पर जाकर बैठते हैं, वैंगलिंग खाना चालू करता है। तो यहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर वैंगलिंग से पूछते हैं कि आखिर वो सनरोंग को कैसे जानता है, लेकिन इस पर सनरोंग जवाब दे रही थी, जिस चीज पर उसके ग्रैंडफादर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब बाद में वो वैंगलिंग से उसके फादर के बारे में पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, तो इस पर वैंगलिंग बताता है कि वो ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं और वो अपनी बॉडी बिल्डिंग स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंचे हैं, मतलब उनका कल्टीवेशन बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज पर सनरोंग के ग्रैंडफादर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सनरोंग से पूछते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। अब सनरोंग की तो सही चल रही थी, लेकिन वैंगलिंग अपने प्राइमरी स्टेज पर है, जिस वजह से अब सनरोंग के ग्रैंडफादर गुस्से से पड़ते हैं कि तुम इसे मुझे मिलाने क्यों लाई हो, ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, हम इसे हमारी फैमिली में एंटर नहीं करने दे सकते। लेकिन फिर तभी उनका जो साथी था वो कहता है कि हम इसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, हमें पहले इसके टेस्ट लेने चाहिए, क्योंकि यही रूल है। असल में ये रूल बहुत ही पहले चल रहा था और जो सनरोंग के ग्रैंडफादर हैं उन्हें भी ये टेस्ट देना पड़ा था। अब टेस्ट की तैयारी होती है, सबसे पहले उन्हें एक मशीन पर हैमर मारना था, जो कि एक नॉर्मल किसी भी मेले का गेम है। तो यहाँ पर वो आते हैं, सबसे पहले सनरोंग के ग्रैंडफादर अपना हैमर उस पर मारते हैं, उनका स्कोर 999 हो चुका था, पूरे स्क्रीन पर 999 लिख रहा था। ये चीज देखते हुए सब शॉक थे कि वैंगलिंग इस स्कोर को कैसे तोड़ेगा, लेकिन वैंगलिंग वहाँ पर आगे आता है, हैमर को उठाता है। पहले तो वो बहुत ही तेजी से उसे घुमा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल धीरे से उसे टच करता है और अचानक से वो मशीन टूट जाती है। ये चीज देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन अभी उन्हें पूरा भरोसा नहीं था, उन्हें लगा कि शायद मशीन ही खराब है। अब अगले टेस्ट की बारी थी। इस टेस्ट के लिए उन्हें एक तीर चलाना था, जो कि सामने वाले पहाड़ पर कुछ लोग हैं उस चीज की तरफ लगना चाहिए। अब सनरोंग के ग्रैंडफादर पहले तीर चलाते हैं और वो सीधा जाकर वहीं लगता है। अब वैंगलिंग की बारी थी। वैंगलिंग भी तीर चलाता है, लेकिन उसका तीर मिस हो जाता है। वो कहते हैं कि लो तुम हार गए, लेकिन वैंगलिंग कहता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो तीर पूरा घूमते हुए अर्थ को रोटेट करने के बाद सीधा निशाने पर लगता है, मगर वो निशाना नहीं बल्कि उस पहाड़ पर ही लगा था, जिस वजह से वो पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो चुका था। सभी लोग फिर से शॉक हो जाते हैं। अब बात सनरोंग के ग्रैंडफादर के ईगो तक पहुंच चुकी थी। इस वजह से वो अलग जो ट्रायल टेस्ट था उसे कैंसिल कर एक दूसरा ट्रायल टेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वैंगलिंग को उनसे फाइट करनी होगी, जो कि गलत था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेवल पर है, वैंगलिंग बहुत ही कम लेवल पर, इसलिए बाकी सब उन्हें रोक रहे थे, यहाँ तक कि सनरोंग भी उन्हें रोक रही थी। पर सनरोंग को तो ये चिंता ही थी कि कहीं वैंगलिंग उन्हें चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि वो वैंगलिंग की पावर जानती है। अब लेकिन फिर भी उसके ग्रैंडफादर नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी से शादी करते वक्त मेरी भी यही हालत हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। अब वैंगलिंग भी आगे बढ़ता है और वो वहीं पर पड़ी एक स्टिक उठा लेता है, लेकिन ये चीज देखकर सनरोंग के ग्रैंडफादर और सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। हमें पता चलता है कि असल में वो उनके पूर्वजों की एक जादुई छड़ी है, मतलब जादुई नहीं, मतलब उसका वजन करीबन 15,000 पाउंड से ज्यादा है, जिसे उठा पाना अभी तक इस वर्ल्ड में किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत पहले उनकी फैमिली के एक मेंबर थे जिन्होंने उठाया, उसके बाद से फिर कोई उसे छड़ी को हिला भी नहीं पा रहा था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर वैंगलिंग से माफी मांगते हैं और अब फिर से उनका जो फंक्शन था वो चालू होता है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि वो छड़ी चोरी हो चुकी थी और सनरोंग के ग्रैंडफादर को डाउट वैंगलिंग के ऊपर आया था, क्योंकि वो छड़ी सिर्फ वैंगलिंग ही हिला सकता है, इसका मतलब उसी ने वो चोरी की है। लेकिन अब यहाँ पर उसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे थे, वो बस उससे माफी मांग रहे थे। हम देखते हैं अब एक पहले का सीन से, मतलब जब ये फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, अभी सुबह की बात थी। यूशिको को उसके फादर का मैसेज आया है। वो कहते हैं कि तुम उस ड्रैगन को नहीं पकड़ पाई। असल में यहाँ पर वो उस ट्रेन वाले ड्रैगन की बात कर रहे थे, जिसे वैंगलिंग ने अपना कार्ड बनाया था। तो यहाँ पर वो यूशिको ही थी जो कि उसे लेना चाहती थी, पर उसे ले नहीं पाई थी। इस वजह से अब उसे दूसरा मिशन मिलता है कि उसे सनरोंग की फैमिली पर वो मैजिक स्वॉर्ड, मतलब की मैजिक स्टिक चोरी करनी है। यूशिको निकल पड़ती है, लेकिन उसके लिए एक पार्टनर चाहिए था, उसे कोई भी मिल नहीं रहा था, इसलिए वो जाकर लिन से पूछती है। लिन हाँ कर देती है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि लिन तो वहाँ पर काम करने के लिए जा रही है, वो भी उसके साथ चली जाती है। बाद में वो पूछती है कि आखिर वो मैजिक स्टिक कहाँ रखी हुई है। इस चीज पर पहले तो लिन उसे नहीं बता रही थी, क्योंकि अभी बहुत ही काम पड़ा था। काम करने के बाद वो बाहर फंक्शन की तरफ आते हैं, वहाँ पर भी उनका कुछ काम था, लेकिन फिर वो लिन को लेकर वहाँ से दूर चली जाती है और बातों ही बातों में लिन के मुंह से निकल जाता है कि वो मैजिक स्टिक कहाँ पर रखी है। अब जैसे ही यूशिको को ये बात पता चलती है, वो वहाँ से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिंग जैसे ही उस स्टिक को उठाता है तो धरती हिलने लगती है और उसके बाद सनरोंग के
ग्रैंडफादर उससे माफी मांगते हैं और उसे फंक्शन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर अभी दूर से यूशिको उन्हें देख रही थी। वो शौक थी कि आखिर ये वैंग लिंग से इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात क्यों कर रहे हैं। बाद में वहाँ पर आती है और इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैजिक स्वॉर्ड की टीम आ चुकी थी वहाँ रिसर्च करने के लिए। आखिर वो जादुई छड़ी गई कहाँ, लेकिन उन्हें कुछ सबूत नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर अभी वैंग लिंग को परेशान कर रहे थे और माफी मांग रहे थे कि उनकी छड़ी लौटा दे। तभी वहाँ पर वो व्हाइट बालों वाला लड़का जिसका नाम थंडर था, आपको याद होगा वो ट्रेन वाले एक्सीडेंट के टाइम पर, तो यहाँ पर वो कहता है कि शायद वैंग लिंग ने उस छड़ी को नहीं चुराया क्योंकि वो तो सभी के साथ बाहर फंक्शन में था, तो उसे टाइम ही नहीं था ऐसा कुछ करने का। सभी लोग उसकी बात मानते हैं और थंडर कहता है कि शायद वो छड़ी अपने आप का साइज बदल चुकी होगी और सभी लोगों को लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, तो वो वहाँ चेक करने लगते हैं लेकिन वो छड़ी वहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही थी। अब वैंग लिंग को बोलना ही पड़ता है। वो कहता है कि क्यों ना हम सामने वाले सीसीटीवी कैमरा में देख लें। सभी लोग शॉक थे क्योंकि किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया था। इसके बाद सभी लोग उस कैमरा में देखते हैं, वहाँ पर सभी को यूशिको दिखती है। सभी शॉक थे लेकिन यूशिको आगे बढ़कर उस कैमरे को ही तोड़ देती है। इसके बाद यहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता था। अब सीन चेंज होता है, हम वैंग लिंग, गोहा, सनरॉन्ग और चेन को चारों ही गए थे अभी यूशिको के घर पर। यूशिको बाहर आ नहीं रही थी, इस वजह से वो बहुत ही तेज चिल्लाते हैं और यहाँ पर गोहा अपना गाना सुनाता है जिसमें यूशिको की फैमिली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इस वजह से यूशिको फाइनली बाहर आती है। जब वो लोग उससे कहते हैं कि तुमने सनरॉन्ग के पूर्वजों का सामान चोरी किया है, तो इस पर यूशिको मना करती है। लेकिन जब वो बार बार कह रहे थे और चेक करने को कह रहे थे, तो यहाँ पर यूशिको अपने कुछ लोगों को बुला लेती है। असल में ये वही एक्सोर्सिस्ट ग्रुप के लोग थे जिसे यूशिको ही कंट्रोल करती थी। ये लोग बच गए थे और सिर्फ डीमन ही पकड़े गए थे, तो यहाँ पर ये लोग बाहर आकर इन्हें घेर लेते हैं। वैसे वैंग लिंग की जो तलवार की स्पिरिट है वो वैंग लिंग से कह रही थी कि अंदर से उसे कुछ खास स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। अब वैंग लिंग वहाँ से चला जाता है और बाकी लोग यहाँ पर उस एक्सोर्सिस्ट ग्रुप से लड़ने लगते हैं। वैंग लिंग यूशिको के सामने आ गया था। वो उससे पूछता है कि आखिर वो चीज कहाँ है, जिस पर यूशिको मना करती है और आगे बढ़ जाती है, पर वैंग लिंग फिर से उसके सामने आ जाता है। यूशिको इरिटेट होकर अपने बहुत सारे डीमन बीस्ट को वैंग लिंग के पीछे छोड़ देती है उस पर हमला करने के लिए, पर वैंग लिंग बिल्कुल नहीं डराता। वो सभी से लड़ते हुए आराम से उन्हें खत्म कर देता है, पर यूशिको मान नहीं रही थी। वो अपना फिर से वही स्क्रोल निकालते हुए और डीमन समन करने लगी थी, लेकिन इतने में वैंग लिंग उस वेपन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यूशिको कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, क्योंकि इसके बाद अब वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ गए थे जहाँ पर उनके ऊपर एक डीमन स्पाइडर हमला कर देता है, पर इतने में ही वहाँ सामने जुओ आता है और उसे रोक देता है। और इसके बाद वो वैंग लिंग को बुलाता है कि वैंग लिंग उससे कहने के बाद कि वो ट्रैवल पर जा रहा है, वो ट्रैवल पर गया था, लेकिन उसे एक्सोर्सिस्ट टीम के कुछ राजों के बारे में पता चला कि वो किस तरह से डीमन के साथ हाथ मिलाए हैं। इस वजह से उसने फैसला किया कि वो उनके लीडर तक पहुंचेगा और इसके बाद वो यूशिको के घर के सामने आया। यहाँ पर आने के बाद यूशिको ने उसे टेलीपोर्ट कर इस जगह पर भेज दिया। ये असल में उनके पास एक वोल्केनो है जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे डीमंस रहा करते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो इन सभी डीमन से फाइट करने लगा क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। उसने बताया कि यहाँ पर अगर इन सभी डीमंस को हरा दिया जाए तो वो डीमन किंग कहला सकता है और इसके बाद सभी डीमंस उसकी बात मानेंगे। वैसे यहाँ पर वो बस सरवाइव करने के लिए उनसे लड़ रहा है। इसके बाद यूशिको बताती है कि हाँ, इसलिए वो उस मैजिक स्टिक को पाना चाहती थी जिससे कि वो सभी डीमंस को कंट्रोल कर सके और उन पर राज कर सके, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। अब ये चीज सुनकर वैंग लिंग शॉक था कि अगर यूशिको ने उसे नहीं लिया तो फिर किसने लिया। लेकिन इतने में अचानक से वहाँ पर वो स्पेस था वो टूटने लगा था और वो जो मैजिक स्टिक थी वो वहाँ नीचे आती है। हम देखते हैं कि और को नहीं बल्कि फ्रॉगी था और वो फ्रॉगी उसको लेकर वहाँ पर आया था। ये किसी को नहीं पता था। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक डीमन को पकड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो डीमन कहीं जाकर छिप गया था। उसे रास्ते में फ्रॉगी मिलता है। वो फ्रॉगी से पूछता है कि वो डीमन कहाँ पर है, लेकिन फ्रॉगी झूठ कह देता है कि उसने उसे कहीं नहीं देखा और वो उसे दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने को कहता है, जिसके बाद जो वहाँ से चला गया था। इसके बाद फ्रॉगी भी उस डीमन से आगे बढ़कर कहता है कि वो वहाँ से वापस लौट जाए, लेकिन वो डीमन फ्रॉगी से कहता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्रॉगी असल में डीमन किंग है, वो कहता है कि तुम अपना थ्रोन वापस ले सकते हो और उनके डीमन वर्ल्ड पर फिर से क्रिएट कर सकते हो। डीमन वर्ल्ड दूसरी क्रिएट नहीं की जा सकती, या तो उन्हें इस अर्थ पर राज करना होगा या फिर इसी तरह से सहना होगा। फ्रॉगी की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन वो कहता है कि उनकी हालत बहुत खराब है, अगर वो कुछ बुरा ना भी करें तो भी अभी ह्यूमंस उन्हें बुरा ही मानते हैं, इस वजह से उन्हें उनकी दुनिया वापस चाहिए और वैसे भी इन्हें ह्यूमंस की वजह से ही उनकी दुनिया डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हुई है। फ्रॉगी ये बात जानता था और वो खुद भी एक डीमन था और उसे भी उनके लिए बुरा लग रहा था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा। बाद में उसे पता चलता है कि एक्सोसिस टीम सभी डीमंस को इस वोल्केनो के अंदर लेकर जाकर उन पर राज कर रही है और उनसे अपना काम करवा रही है और डीमंस को भी मारने के डर से ये सब करना पड़ रहा है और डीमंस को मरने के डर से ये सब करना पड़ रहा है। फ्रॉगी डिसाइड करता है कि वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगा और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए सबसे जरूरी थी वो स्टिक जो कि उन्हें वहाँ से निकाल सकती थी, क्योंकि उसके पास कुछ वेपन नहीं थे। जो स्क्रोल यूशिकी के पास था और ना ही यूज करना आता था, वो पहुंच जाता है सीधा उस फंक्शन में। वहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले लिन का भेष बदल लेता है। हम देखते हैं कि जब यूशिको वहाँ पर आकर उस स्टिक को उठा रही थी तो उससे वो नहीं उठ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आती है। असल में वो फ्रॉगी था और वो यूशिको को वहाँ पर अलग करते हुए उस स्टिक को लेकर चली जाती है और बाद में फ्रॉगी यहाँ पर आकर इन लोगों को आजाद करता है। अब वोल्केनो भी फूट चुका था और सभी डीमन बाहर आकर सिटी की तरफ हमला करने लगे थे। फ्रॉगी के अंदर भी सारा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर वैंगलिंग आता है जिसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वैंगलिंग को वो लोग कभी नहीं हरा सकते। वैंगलिंग के सामने आते ही फ्रॉगी अपना वो वेपन छोड़ देता है। बाकी डीमन जब वहाँ आते हैं तो वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो जानता था कि लड़ाई नहीं की जा सकती पर मुंह से लड़ा जा सकता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम उनके जवाब दे देते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं देते हो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और फिर सिटी के साथ कुछ भी हो तुम कुछ नहीं करोगे। वैंगलिंग हाँ कर देता है। इसके बाद फ्रॉगी पहला क्वेश्चन एक मैथ्स का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर देता है, लेकिन वैंगलिंग बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर देता है। फ्रॉगी को लगा कि वैंगलिंग क्लास में बहुत ही ज्यादा सोता रहता है या फिर वो ध्यान नहीं देता और उसके मार्क्स भी कम आते हैं, इस वजह से वो बेवकूफ है। लेकिन वैंगलिंग बताता है कि वो बस ये जानबूझकर करता था जिससे किसी को भी नहीं पता चले कि वो इंटेलिजेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन फ्रॉगी ये ऐसा पूछता है कि जिसका कोई जवाब नहीं था। वो स्पेस की सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पूछता है जिसका अभी तक किसी को कुछ भी नहीं जवाब मिला था और कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन वैंगलिंग इस चीज को सॉल्व करते हुए अपनी पावर से आसपास के बड़े बड़े प्लैनेट को जो कि अर्थ से भी बड़े थे, करीबन सूरज जितने बड़े, उन्हें पास बुलाता है और इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के ही वाला था। लेकिन इतने में ही फ्रॉगी समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो कहता है कि हाँ ठीक, तुमने सही जवाब दिया और वैंगलिंग फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। अब तीसरा क्वेश्चन की बारी आती है। अब फ्रॉगी ये बात जानता था कि वैंगलिंग को ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना जानता हो, इस वजह से अब वो आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि क्या वैंगलिंग वो उसका बर्थडे याद है। वैंगलिंग इस चीज से बहुत ही ज्यादा शॉक था। वैंगलिंग को कुछ भी याद नहीं था। फ्रॉगी समझ जाता है कि वैंगलिंग ने कभी उसे दोस्त समझा ही नहीं, वो बस उसे एक पेट डॉग की तरह ट्रीट करता है। इस वजह से फ्रॉगी गुस्सा होते हुए अपना डीमन रूप में आने लगता है। वो डीमन किंग के रूप में आ चुका था और अब वो लड़ने के लिए तैयार था। वो वैंगलिंग पर हमला करता है, लेकिन वैंगलिंग बार बार उसे मारते जा रहा था। अब वैंगलिंग जब उसे जान से भी मारने को तैयार था तब फ्रॉगी को टाइम पीछे करना पड़ता है। ऐसा करते हुए वो 3 बार बच जाता है, लेकिन अब वो जब जान चुका था कि वैंगलिंग को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इस वजह से वो अपनी पावर से वैंगलिंग को बच्चा बना देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वैंगलिंग बच्चा बन गया तो उसकी पावर भी बिल्कुल कम हो जाएगी। उसका सोचना सही भी था। वैंगलिंग जब छोटा हो गया था तो उसकी पावर कम हो गई थी, लेकिन इतनी कम भी नहीं कि वो फ्रॉगी को हरा ना पाए। वो बहुत ही आराम से उसे हरा देता है। फ्रॉगी समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो बाद में वैंगलिंग को ही खा जाता है। अब हम देखते हैं कि अब वैंगलिंग की नींद खुलती है घर पर और जब वो बाहर आता है तो वर्ल्ड पूरा अलग था। वो सामने फ्रॉगी को रोता हुआ देखता है, क्योंकि फ्रॉगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक डीमन है या ह्यूमन, क्योंकि उसे बुरा भी फील होता है किसी के साथ बुरा करने में और वो डीमन के लिए भी बुरा महसूस करता है। तो यहाँ पर वैंगलिंग उसे गले लगाते हुए कहता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, वो उनका दोस्त है, बस यही काफी है। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा बाकी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम नॉर्मल वर्ल्ड में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि फ्रॉगी ने हार मान ली थी, लेकिन वो वैंगलिंग से कहता है कि मेरी तो इच्छा है, पहले इच्छा तो ये कि उसने जो गलती की है उसकी सजा भले ही उसे मिल जाए, लेकिन बाकी डीमंस को ना मिले। वो सब बेकसूर है, उन्हें माफ कर दिया जाए। वैंगलिंग पहले ही हाँ कह देता है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक दूसरी दुनिया क्रिएट कर ली है उन सभी डीमंस के लिए, क्योंकि वैसे भी उसने भी वो दुनिया डिस्ट्रॉय की थी। इस वजह से ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो दूसरी दुनिया उन्हें बना कर दे। ये बात सुनकर फ्रॉगी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ये सब पहले ही हो सकता था तो उसने फालतू में वैंगलिंग से लड़ने की गलती क्यों की। अब वो दूसरी इच्छा यही मांगता है कि वो हमेशा वैंगलिंग का पेट बनकर रहना चाहता है। इस चीज में वैंगलिंग को कोई तकलीफ नहीं थी। लास्ट में वहाँ पर सनरोंग आती है। वैंगलिंग को वो वेपन
वैंगलिन भी मिल चुका था जो कि सनरोंग की फैमिली का है। वैंगलिन उसे लौटा देता है लेकिन वो भारी था, सनरोंग उसे उठा नहीं पाती और इसी के साथ ये सीजन 3 खत्म होता है। सीजन 4 बहुत ही जल्द आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया।